खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। कोरोना एक नाम सुनते ही 2020 और 21 की यादें ताजा हो जाती हैं। एक बार फिर से पूरी दुनिया के लिए चिंता कारण बन गया है। कोरोना कई देशों में फैल चुका है। हर साल कोरोना का नया वेरिएंट दुनिया को परेशान करता है। इस साल भी अप्रैल में कोरोना संक्रमण का फैलाव शुरू हो गया है। अब तक कोरोना के 3 नए वेरिएंट सामने आ चुके हैं। तीनों ही वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में निगरानी चल रही है। नए वेरिएंट के संक्रमण फैलने से प्रभाव और उनकी गंभीरता को लेकर सभी चिंतित हैं। कई देशों में कोरोना को लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। 2020 में कोरोना संक्रमण का फैलाव शुरू हुआ था, जिसके बाद कोरोना के 3 नए वेरिएंट सामने आए थे। इनमें डेल्टा वेरिएंट सबसे ज्यादा गंभीर था। इससे पूरी दुनिया में कहर बरपा दिया था। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट बेहद तेजी से साथ फैलता है और इससे संक्रमित हुए लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। डेल्टा के बाद कोरोना के नए वेरिएंट हल्के पड़ते गए। कोरोना के लगभग अंत पर ओमिक्रॉन वेरिएंट सामने आया था। ओमिक्रॉन वेरिएंट उस समय सबसे हल्का वेरिएंट था। यह ज्यादा संक्रमण और गंभीर भी नहीं था, जिसके कारण पूरी दुनिया इसके प्रभाव से मैच कुछ ही दिनों में मुक्त हो गई थी। अब हर साल कोरोना का कोई ना कोई नया वेरिएंट आ रहा है। इस साल कोरोना के 3 नए वेरिएंट आए हैं। कोरोना के बुरे प्रभावों से उभरते भारत में एक बार फिर कोरोना को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इंडिया में कोविड-19 के 2 नए सबसे वेरिएंट NB181 और LF7 की एंट्री से लोगों के मन में डर भी पैदा किया है। लेकिन क्या है वेरिएंट वाकई खतरनाक है? कहीं हम फिर इससे मास्क सैनिटाइजर की जिंदगी की तरह ना हो जाए, लौटना होगा। आइए देखते हैं। हमारे साथ अशोक द्विवेदी हमारे संवाददाता नोएडा से जुड़े हैं और राजीव कक्कड़ वरिष्ठ चिकित्सक भी जुड़ चुके हैं। शुरुआत करेंगे अशोक जी से। अशोक जी, इस समय नोएडा में किस तरीके का हालात है? कितने मरीज देखने को मिले हैं? सरदार सरोवर डैम बनने की मैं आपको बता दूं, पहले 3 दिन पहले लोग मरीज कोरोना का जो है और वहाँ हर बात एक नैरेटिव दिया जाता था जो है जब ऊंचा होगा तो पूरा गुजरात का वो इलाका जो है वो पानी से डूब जाएगा। चिकित्सा अधिकारी वो सक्रिय हो गए थे। केस बन के आ जाएगा या कुछ नहीं होगा। आज वो लोग हकीकत देखते हैं, लेकिन जब आप जाएंगे वहाँ 10,000 से ज्यादा और भी जो ये गाँव है और आबादी है आज उस सरदार सरोवर डैम पे डिपेंड करता है। हजारों एकड़ की सिंचाई और खेती बाड़ी इस पे डिपेंड करती है। ये जो एक पॉलिटिकल विल होता है उस विल को अधिकारी की तरफ से बताया गया है कि कनेक्ट करके नर्मदा के पानी को उन्होंने सौराष्ट्र तक पहुंचाया था। रहने वाला है 43 वर्ष के मरीज है। सिंचाई ही नहीं बल्कि और उसके आसपास जो विकास हुआ है जो वहाँ के आदिवासी हैं उनके जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आज वहाँ रोजगार आसपास है या उनके संपर्क में आने वाले लोगों को भी सुरक्षित संपर्क में आने वाले जो लोग हैं उनमें अभी कोरोना के सिम्टम्स नहीं देखे गए। तो टोटल 15 केसेस जो हैं 3 दिन के अंदर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कोरोना के पेशेंट आके गए हैं। जी बिल्कुल। जी अशोक, क्या स्वास्थ्य विभाग ने कोई नई गाइडलाइंस जारी की है अभी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, स्वास्थ्य विभाग ने एक नंबर जारी किया है जिसपे आप कोरोना से संपर्क कर सकते हैं। और वहीं अगर अभी कल तक देखा जाए तो 10 पेशेंट हैं, जिसमें 7 महिलाएं समेत लगभग 10 पेशेंट है। 7 महिलाएं, 3 जो है पुरुष थे। लेकिन वहीं आज जब वेबसाइट खोली गई, कोरोना की वेबसाइट खोली गई, कोरोना के वेबसाइट पे 15 पेशेंट आके गए, जो टोटल 15 पेशेंट है। और नोएडा के अंदर तो होम आइसोलेट किया गया है। यही जो पेशेंट है इनका जो प्राइवेट लैब से इनका पुष्टि की गई, प्राइवेट लैब से इनकी रिपोर्ट आई है जिससे पुष्टि की गई है। और वहीं सरकारी लैब से करीब 5 लोगों की पुष्टि की गई। टोटल 15 लोग हैं जिनको कोरोना की पुष्टि हुई है। जी बिल्कुल। जी, हमारे साथ कौशलेंद्र भी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। कौशलेंद्र, लखनऊ में क्या हाल है फिलहाल कोविड का? क्या कोविड के नए मामले देखने को मिले हैं लखनऊ में?
जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं, एक हफ्ते पहले जो है जो एयरपोर्ट अमौसी एयरपोर्ट पे जो है 4 ऐसे यात्री आए थे, जिसमें जो है 2 महिलाएं और 2 पुरुष थे। उनके अंदर जो है कोविड के लक्षण मिले थे, लेकिन उनको होम आइसोलेट जो है डॉक्टरों ने कर दिया, उसके बाद वो ठीक हो गए हैं। हालांकि अभी तक कोई ऐसा वेरिएंट उनको मिला नहीं कि जिससे जो है कि खतरे को भांपा जा सके। लेकिन हाँ, सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी है, अस्पतालों को अलर्ट भी कर दिया गया है। और कोविड के लिए जो स्पेशल देखिए, जो पहले वैक्सीनेशन हुआ, तमाम लोग जो है वो एहतियात भी बरतते हैं। आज भी देखिए कि अगर सड़कों पर निकलिए तो कुछ ऐसे लोग हैं, खास करके वो बुजुर्ग, जिनके अंदर कोई बीमारी के लक्षण है, जैसे जो है कोई शुगर के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट है, लीवर के पेशेंट है, उनको एहतियात के लिए बताया गया है। लेकिन हाँ देखिए, क्योंकि मौसम में चेंज भी हो रहा है, लोगों को सर्दी जुकाम की परेशानियां जो हो रही हैं, और अगर वो परिस्थिति अगर कोविड में परिवर्तित होती है तो लोगों के लिए जरूर परेशानी होगी। लेकिन जो पेशेंट मिले थे उनको जब होम आइसोलेट कर दिया गया, उनकी जो चेकिंग 24 घंटे में जो रिपोर्ट आई केजीएमयू से, उस रिपोर्ट में बताया गया कि हल्के लक्षण हैं, ये आगे चल के ठीक हो जाएंगे। और पुनः उनको जो ट्रीटमेंट दिया गया डॉक्टरों द्वारा, उसी से वो ठीक हो गए। अभी तक ऐसा कोई वेरिएंट नहीं मिला है कि जिससे बताया जा सके खतरा बड़ा है। लेकिन हाँ, एहतियात के तौर पर जिस तरह से पूरे देश में जो है जो कोरोना को लेकर अलर्ट हुआ है, जो पेशेंट मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और उसके लिए जो गाइडलाइन है वो लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी। फिर हो सकता है कि अगर पेशेंट बढ़ेंगे तो उसके लिए नई गाइडलाइन जो है जारी हो, क्योंकि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को ये कह दिया है कि कोरोना की जो नए वेरिएंट हैं, जो लोगों में लक्षण मिल रहे हैं, उसको लेकर एहतियात बरता जाए। और राज्य सरकारें अपने राज्यों में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको अलर्ट मोड पे रखें। जैसे पहले जो कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं उनकी भी तैयारी कर लें, जिससे अगर कोई समस्या होती है तो उससे निपटा जा सके। जी कौशलिन, क्या अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की अरेंजमेंट की गई है? क्योंकि अगर हम पिछली बार की तादाद में देखें तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी और बेड्स की भी कमी पड़ गई थी, पर इस बार पहले ही भारत में भाप लिया गया है कि कोविड फैल रहा है, तो क्या उस तरीके से तैयारी पूरी की गई है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जो प्लांट हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया था। आप देखिए, क्योंकि जो 2 साल लोगों ने जो कोरोना को झेला है, जो देखा है, चाहे वो गौर राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, तो उनके लिए कहीं ना कहीं वो जो है एक सीख जो है दे गया है। इसलिए पहले ही ये तैयारी कर ली गई है। लोगों को लिए ऑक्सीजन की जैसे व्यवस्था है, जो ऑक्सीजन प्लांट उनको भी उस मोड में ला दिया गया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आप ऑक्सीजन सप्लाई के लिए तैयार रहिएगा। वो भी तैयारी कर चुके हैं। जैसे जो कोई पेशेंट है, अगर कोई समस्या है, अगर कोई बीमार है, अगर वो हॉस्पिटल जा रहा है, तो सबसे पहले उसको कोविड की जो रिपोर्ट है वो दिखानी पड़ रही है कि हाँ कोविड आपको हुआ। और अगर नहीं करवाया है तो जांच भी हो रही है। हालांकि 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट लोगों तक पहुंच जा रही है, डॉक्टर भी रिपोर्ट मंगवा रहे हैं। जो लैब है केजीएमयू में वो भी अलर्ट मोड पे है। अगर कोई जो है जांच के लिए कोई सैंपल जा रहा है, उसकी तत्काल जांच कर ली जा रही है कि आखिर क्या इनके अंदर ऐसे कोई लक्षण पाए जा रहे हैं, उसकी भी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर मिल जा रही है। इसलिए अगर देखा जाए तभी तो अलर्ट मोड पे हैं। हालांकि अगर केस बढ़ेंगे, सरकार कितना सजग है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहरहाल अभी तक जो है राजधानी लखनऊ में हम बात करें, जैसे कुछ जिलों में जो शिकायतें आ रही हैं, जो देखिए सबसे बड़ी समस्या है कि जो यात्री बीमार हैं, सबसे ज़्यादा एयरपोर्टों पे ये समस्याएं फैल रही हैं। इसलिए एयरपोर्ट के जो है जो डॉक्टरों की टीम है वो निगरानी कर रही है। लोगों को जो है जो एड्रेस हैं उनको भी सब कुछ देखा जा रहा है कि अगर इनको कोई परेशानी हो कम से कम उनको ट्रैक किया जा सके। तो ये सब पूरी जो है तैयारी कर ली गई है। हॉस्पिटलों को सबसे बड़ी बात कि हॉस्पिटल की सबसे बड़ी भूमिका होती है, डॉक्टरों की सबसे बड़ी भूमिका होती है, उनको भी अलर्ट कहने के लिए किया गया है। पिछले जो 2 साल कोरोना में जो सीख मिली है, जो एक्सपीरियंस है, उसको देखते हुए लोगों को कहा गया है कि कम से कम वो चीज़ें ना हो पाए कि जिस तरह से जैसे जो लॉकडाउन लगा, लोगों को किस तरह से झेलना पड़ा, वो समस्या न उत्पन्न हो। इसलिए पहले से ही इन सब चीज़ों की निगरानी की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। और जो संस्थाएं हैं कार्यदायी, उनको भी ये कहा गया है कि आप अलर्ट मोड पे रहिए। जी कौशल, हमारे साथ शाहिद खान भी संवाददाता हमारे रुद्रपुर से जुड़ चुके हैं। शाहिद जी, इस वक्त रुद्रपुर में कोरोना को लेकर क्या हाल है, किस तरीके की गाइडलाइंस दी गई हैं सरकार की तरफ से? शाहिद शाहिद अनम्यूट कर लीजिए।
शाहिद अनम्यूट करिए। रुक कर लेते हैं हम लोग राजीव कक्कड़ जी का, वरिष्ठ चिकित्सक हैं जो। सर मैं आपसे पहले यही पूछना चाहूंगी, जो नया वेरिएंट आया है उसके लक्षण क्या हैं, लोगों को कैसे पता चले कि कोरोना के क्या लक्षण हैं? देखिए, ये एक रेस्पिरेटरी आरएनए वायरस है जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है। 3 वेरिएंट्स हैं, JN.1, NB1.8, LF.7। लेकिन सबके जो लक्षण है वो ऑलमोस्ट सेम है। इसमें थोड़ा सा इसका जो ऊपर का खोल होता है, स्पाइक प्रोटीन है, उसमें एक में थोड़ा सा वेरिएशन हुआ है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है कि इसकी इम्यून सिस्टम को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, यानी कि जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता है उसको बाईपास करके और बॉडी में इन्फेक्ट करने की क्षमता 5 गुना पहले के ओमिक्रॉन से ज्यादा है। लेकिन इन्फेक्टिविटी यानी उनकी सीरियसनेस उतनी ज्यादा नहीं है। WHO ने भी जो गाइडलाइन दी है वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहा है, एरिया ऑफ कंसर्न नहीं कहा, यानी कि हमें उनको ऑब्जर्व करना है, वरी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्लोजली वॉच करना है। जहां तक इसके इन्फेक्शन की जो लक्षण की बात है वो सारे वही लक्षण है जबकि एक नॉर्मल फ्लू में होते हैं। खांसी आना, जुकाम होना, बदन में तीव्र दर्द होना और बुखार का आना, अक्सर हेडेक होना, स्पेशली सर के पीछे की तरफ हेडेक होना। कभी कभी कुछ वेरिएशन होता है जैसे पेट में लूज मोशन होना, पेट में दर्द होना, और स्पेशली वो लोग जिनको इम्यूनोडेफिशिएंट है, यानी कि जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, जो जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन, जो डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट के पेशेंट्स हैं, जिनको किडनी या रीनल ट्रांसप्लांट हो चुका है, या उनको कैंसर है और कैंसर की दवाइयां चल रही हैं, उनको इस तरह के इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। बुजुर्ग हैं, महिलाएं, प्रेग्नेंट हैं या छोटे बच्चे होते हैं जिनकी इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उनको इस तरह के इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। उसके अलावा वो जो हॉस्पिटल वर्कर्स होते हैं जो डायरेक्टली एक्सपोज हो रहे होते हैं, जिनको कुछ एडिक्शन होता है, अल्कोहल या स्मोकर होते हैं, या उनकी लाइफस्टाइल बहुत अजीब सी होती है, स्लीप पैटर्न खराब होता है, उसमें इन्फेक्शन के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। जी, शाहिद का रुख कर लेंगे। शाहिद, क्या आपको आवाज आ रही है? जी मैम, आ रही है। जी शाहिद, इस वक्त रुद्रपुर में क्या हाल है? कोरोना के कितने मरीज देखने को मिले? अस्पताल की तरफ से क्या तैयारी की गई है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, देश में जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस दोबारा से फैल रहा है, उसी को लेकर जो उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। यहाँ पे जो CMO है उनके द्वारा जो है ICU वार्ड, कैसे ICU वार्ड बना दिए गए हैं, और जो लोग हैं उनसे लगातार अपील की जा रही है, किसी को भी हल्का सा बुखार या कोई भी तो तुरंत जिला अस्पताल आए और चेक किया जाए। जगह जगह स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कैंप भी लगाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से अभी उत्तराखंड में भी 2 जगह कोरोना के सब लोग मिले थे, उसको लेकर उधमसिंह नगर का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। जी, क्या मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है इस वक्त वहाँ, क्योंकि वहाँ पे नए मामले देखने को मिले हैं कोरोना के? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब बीच बीच में लोगों का अवेयरनेस किया जा रहा है कि घर से जो बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें और लोगों से थोड़ा दूरियां बनाएं। जब जरूरी काम हो तभी एक दूसरे से मिले, नहीं तो अपने ऑफिस का काम करता है ऑफिस में रहे या घर में रहे। जब काम ज्यादा अर्जेंट हो तभी बाहर निकलें, और हल्का सा बुखार हो या जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उनको अगर कोई सी भी दिक्कत है तो तुरंत जिला अस्पताल आए और स्वास्थ्य विभाग में अपना चेकअप कराया जाए। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार अलर्ट किया जा रहा है लोग। जी, रुक कर लेंगे फिर से राजीव कक्कड़ जी का। सर, क्या ये वेरिएंट पहले के मुकाबले ज्यादा अधिक संक्रमण है, या क्योंकि पहले इतनी तबाही हुई है, क्या उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं? ये आपकी बात ठीक है। जैसे अभी हमने बोला है कि इसमें 5 गुना ज्यादा इन्फेक्शन होने की क्षमता ज्यादा है, यानी कि एक आदमी जो इन्फेक्शन करेगा वो करीब, वैसे भी एक आदमी जब इन्फेक्शन करता है खांसी के द्वारा या बोलते हुए, ये माउथ टू माउथ इन्फेक्शन होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन करता है जो लंग में जाता है, तो 15 लोगों को, 17 लोगों को एक आदमी इन्फेक्ट कर सकता है। और इन्फेक्शन की ये, जैसा हमने कहा है, इसकी प्रतिरोधक क्षमता इम्यून सिस्टम को पेनिट्रेट करके यानी बाईपास करके 5 गुना ज्यादा इसमें क्षमता है। यानी इन्फेक्शन तो करेगा, लेकिन अभी तक ऐसे केसेस नहीं आए हैं जो कि फैटल हो। जो डेथ की जो बात हुई है वो लोग हैं जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन थी, यानी कि उनको और भी दिक्कतें थी, जिनको डायबिटीज है और उनको इन्फेक्शन और भी इन्फेक्शन हो गया, वो जाकर के वेंटिलेटर पे या उनकी डेथ हो गई है। एक अलग चीज है, डायरेक्ट इसका अभी तक कोई ऐसे नहीं है जो कि बहुत फैटल हो।
तो डरने की जरूरत नहीं है। एक आदमी अगर हम 14 या 15 या 17 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, तो सबसे बड़ी चीज है कि जो इन्फेक्टेड है उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने आप को आइसोलेट कर दे। जिसको खांसी जुकाम हो रहा है, अगर वो मास्क का प्रयोग करे या अपने आप को आइसोलेट कर दे, तो कम से कम वो अपने आसपास के 14, 15, 17 लोगों को इन्फेक्ट नहीं करेगा। तो हम सब लोग मास्क लगाएं, उससे बहुत बेहतर है कि जो इन्फेक्टेड आदमी है वो अपने आप को आइसोलेट करके मास्क लगा के, तो ये एक सोशल वो होगा कि औरों को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। बचा दूसरी बात, जो कि पिछले हम लोगों ने इन्फेक्शन में देखा था, जो प्रॉब्लम हो रही थी कोविड में, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की बहुत जरूरत हो रही थी, उसका मुख्य कारण कि उसमें 3 चेंजेस होते हैं। एक तो इसमें टिपिकल या इंटरस्टिशियल निमोनिया होता था। इंटरस्टिशियम यानी लंग का वो भाग जहाँ पे ऑक्सीजन जाकर डिफ्यूज होकर ब्लड में जा रही थी, वहां का निमोनिया हो रहा था। ब्लड में क्लॉट बनते थे, वो जाकर के आर्टरीज को ब्लॉक करते थे, जिसकी वजह से डेथ या हार्ट फेलियर होता था। उसके अलावा और तरह की डिफरेंट ऑर्गन्स को इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन को डैमेज करते थे। वो चीज अभी इसमें नहीं पाई गई, लेकिन क्योंकि ये वायरस म्यूटेट होने की इसको क्षमता होती है, यानी अपनी आकृति बदल करके इसको कितना फैटल आगे चल के हो जाता है, इसलिए जरूरी है कि इसको ज्यादा इन्फेक्ट ना होने दें। जब ये एक आदमी से दूसरे आदमी या आदमी से जानवर और जानवर से फिर आदमी में आता है, तो इसकी क्षमता इन्फेक्ट करने की बढ़ जाती है और फैटल हो सकता है। इसलिए अगर इसको शुरू में ही रोक दिया जाए तो ऐसी आशा है कि बहुत ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। जी सर, क्या बच्चों और बुजुर्गों के लिए कोई विशेष सावधानियां बरतने की ज़रूरत है? क्योंकि कहीं ना कहीं बुजुर्गों का थोड़ा सा इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं कम हो जाता है उस एज तक आके, तो क्या उनके लिए कोई घरेलू उपाय होंगे जिससे बचा जा सके संक्रमण से? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है, बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। इनका जो श्वास का जो तंत्र होता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसमें सांस की नली नैरो होती है, उसमें जो लोकल इम्यूनिटी होती है वो कम होती है। और जिसमें इन्फ्लेमेशन जो सूजन होती है बिकॉज ऑफ एनी वायरस, जो कि रेस्पिरेटरी वायरस है, उसकी वजह से सूजन की वजह से फौरन वो बर्स्टेड कर जाते हैं और एकदम से उनको सांस की दिक्कत हो जाती है। बुजुर्गों में भी ये क्षमता कम होती है, लोकल इम्यूनिटी कम होती है और ओवरऑल बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी कम होती है। उसके अलावा 50-60 साल के बाद में, 60 साल प्लस होने के बाद में कुछ चीजें उनमें ज्यादा कॉमन होती है। ब्लड प्रेशर होना, ब्लड शुगर हो जाना या और भी बीमारियां होना, उनकी डाइट कम हो जाती है, उनको रात को नींद नहीं आती है, जो कि प्रतिरोधक क्षमता के लिए जो 3-4 जो स्तंभ हैं, आपकी डाइट, आपका एक्सरसाइज और आपकी नींद, अगर उसमें कोई भी चीज कंप्रोमाइज होती है या आपकी लाइफस्टाइल खराब होती है, आपको जरा एडिक्शन है, तो उन लोगों में इस तरह के इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जहां तक आपने बताया घरेलू उपचार के लिए, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर घर के किसी मेंबर को या आपके संपर्क में आने वाले किसी मेंबर को जरा सा भी कफ कोल्ड हो गया है, तो बेहतर तो यह है बुजुर्ग के कमरे में ना जाए, उस पर बहुत पास होकर के खांसे नहीं, बच्चों को अपने से दूर रखें, उसके मुंह से मुंह मिला के ना खाएं। अगर मदर को है और अवॉइड नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों को फीड कराते समय या उनके पास जाते समय कम से कम उनके अपने मुंह पे ऊपर कपड़ा रख लें। खांसे तो सर को दूसरी तरफ करके खांसे। फीडिंग यानी बच्चों को दूध पिलाना, ब्रेस्ट फीडिंग एब्सोल्युटली सेफ है। ये नहीं है कि अगर मदर को फीवर आ रहा है तो उसकी फीडिंग बंद कर दे, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें अपनी स्वतः अपनी एंटीबॉडीज होती हैं। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग को कतई बंद ना करें, अपने बच्चे को अपने पास रखें और उसको जनरल इम्यूनिटी डेवलप होने दें। तो इसमें थोड़ी सी प्रिकॉशन रख लें, ये बहुत जरूरी होता है। स्पेशली वो वर्कर जो कि हॉस्पिटल वर्कर हैं या जो लोग जो कि बहुत ज्यादा लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, वो अगर घर पे आ रहे हैं, अपने जूते बाहर निकालें, अपने कपड़ों को अलग से बाहर से उतार करके उनको अलग से फोल्ड करके रोज उनको वॉश करके अलग से वॉश करें। सर को अगर आप हॉस्पिटल वर्कर हैं या हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो रोज लौट कर आने के बाद सर में शैम्पू करें और नहा करके सोने जाएं। यानी कि बात लेकर के सोने जाए, ऐसे नहीं कि सीधे अपने हॉस्पिटल के आपके सर के बाल ले करके या वही कपड़े जा करके आप बेडरूम में हैं, जो आपका पार्टनर है या जो और मेंबर्स हैं उनको आप इन्फेक्ट करें। थोड़ी सी प्रिकॉशन लें तो हो सकता है चीजें हम लोग उसको बचा पाएंगे। जी सर, क्या अस्पताल में इस वक्त नए कोविड जो JN वेरिएंट है और उसके मामले में वृद्धि देखी जा सकती है, देखी जा रही है क्या? देखिए, बहुत ज्यादा तो ये है कम्युनिटी में, यानी कि जो हम लोग के आसपास है, कफ कोल्ड तो बढ़ा हुआ है,
लेकिन अस्पताल में वो आएंगे जिनको की बहुत ज्यादा सांस की दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा ऐसी कंडीशन है, तो डायरेक्ट उनका अभी तक ऐसा एडमिशन नहीं हुआ है, इसलिए कह रहे हैं कि बहुत डरने की बात नहीं है। हाँ, जो डायबिटिक पेशेंट है या जिनको पहले से कोई निमोनिया या कोई दिक्कत है, सांस के पेशेंट हैं, पोस्ट वायरल हाइपर रिएक्टिव एयरवेज होती हैं, वायरल इन्फेक्शन के बाद में अक्सर जो सांस के पेशेंट होते हैं, जिनको दमा होता है, जिनको सीओपीडी होता है या जिनको स्मोकर होता है, उनका इंसिडेंस इस समय थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी तो अननेसेसरी टेस्ट ना करा करके हम पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जी, रुक कर लेंगे अशोक का। अशोक, जैसे कि आपने बताया कि 10 मामले नए मिले हैं नोएडा में, तो स्थानीय लोगों की क्या तैयारी है? क्योंकि लोगों में पहले डर का माहौल बन जाता है कहीं ना कहीं, तो लोग अपने आप से तैयारी करने लग जाते हैं। स्थानीय लोगों ने कोई तैयारी करने आपको देखने को मिली? स्थानीय लोगों की तरफ से कोई तैयारी? बिल्कुल मुस्कान, मैं जैसे पहले आपको बता चुका हूँ कि जो कोरोना के पेशेंट हैं उनके संपर्क में आने वाले के अभी कोई भी लक्षण नहीं मिले हैं कोरोना। तो अधिकारी के द्वारा दी गई गाइडलाइंस के अनुसार जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, मैं अभी सुन रहा था कि जो पेशेंट है उनके कमरे ना जाएं, और अगर पेशेंट नॉर्मल आदमी के कमरे में जाता है या उनके संपर्क में आता है तो थोड़ा उनसे दूरी बना के रखे, अपना एहतियात बनाए, मास्क लगाए, वहीं खांसते या छींकते वक्त मुंह पे कपड़ा रखे, और बहुत सारी चीजें हैं जो गाइडलाइन यहाँ के निगरानी अधिकारी द्वारा दी गई है। लेकिन अगर मैं आपकी बात करें स्थानीय लोगों की, तो स्थानीय लोगों में अभी देखा जाए तो कोई जो स्थानीय लोग हैं जिनके यहाँ पे कोरोना के पेशेंट नहीं है, उनकी तरफ से कोई तैयारी नहीं है। फिलहाल के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन फॉलो करने के लिए जो जिला प्रशासन है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोग गाइडलाइन फॉलो करें, क्योंकि जिस तरह से 3 दिन के अंदर 3 दिन पहले एक केस आया था, उसके बाद कल शाम तक की जो रिपोर्ट है तब तक 10 पेशेंट हो गए थे। लेकिन वहीं आज जब कोरोना पोर्टल पे देखा गया तो उसमें लगभग 15 केसेस जो हैं जो यहाँ पॉजिटिव पाए हैं, जिनको होम आइसोलेट किया गया है और उनको रखा गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एहतियात बरतने के लिए यहाँ के जो निगरानी अधिकारी हैं, जिनको हॉस्पिटल में अलग से निगरानी अधिकारी नियुक्त किया गया है, वो कोरोना की बीमारियों को ही निगरानी करते हैं, उनके द्वारा गाइडलाइन जारी की जा रही है। जो जिला हॉस्पिटल है, जिला हॉस्पिटल के द्वारा सारे नियम को फॉलो करने को कहा जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो स्थानीय लोगों में जो है अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि जो यहाँ के लोग गाइडलाइन फॉलो करें। और मैं आपको बता दूं, अभी नॉर्मल जैसे हमारी रोज की दिनचर्या होती है वैसे हर लोग यहाँ निकल रहे हैं, हर लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए जो निगरानी द्वारा गाइडलाइन बताई जा रही है उनको फॉलो करना चाहिए, नहीं तो आने वाले टाइम में जिस हिसाब से आज 3 दिन के अंदर 15 केसेस हुए, 1 से 15 हो गए, उस हिसाब से फिर चिंता का विषय हो सकता है। मुस्कान जी अशोक, रुक कर लेंगे हम लोग राजीव जी का। राजीव सर, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हम लोग इस नए वेरिएंट से किस तरीके से बचें, किस तरीके से संक्रमण से बचें, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं हम रोजमर्रा के काम में रोज जा रहे हैं, आ रहे हैं, बच्चे भी बाहर निकल रहे हैं, बुजुर्ग भी टहलने निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा बढ़ा हुआ है। तो कैसे हम बच सकते हैं इन चीजों से? देखिए, कोई भी इन्फेक्शन होता है वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है। जो एक्सपोजर है, यानी कि जो वायरस या बैक्टीरिया है वो कितना प्रकोप है, कितना कंसंट्रेशन और कितनी देर तक हम उससे एक्सपोज होते हैं। दूसरी आपकी इम्यूनिटी, आपके हाथ में क्या है। इन्फेक्शन तो एटमॉस्फेयर में है, उसको आपके हाथ में नहीं है। अगर वो भीड़ भाड़ वाले जगह पर है या आपको लग रहा है वहां बहुत ज्यादा इन्फेक्शन लोग हैं, लोगों को कफ कोल्ड बहुत ज्यादा है, तो वहां ज्यादा समय के लिए ना रुके और अपना मास्क का उपयोग करें, जो कि कोविड प्रोटोकॉल है उसका इस्तेमाल करें। जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आपके हाथ में है वो आपकी इम्यूनिटी। आपको अपनी इम्यूनिटी को अच्छी तरह बेहतर रखना कि आप एक्सपोज तो हो लेकिन आपके अंदर इन्फेक्शन ना जाए। अगर इन्फेक्शन जाए तो उसकी तीव्रता ज्यादा ना हो। ये क्या जरूरी है, आपकी डाइट में बहुत जरूरी है कि आप फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश खाने का इस्तेमाल करें, जंक फूड का इस्तेमाल ना करें। जंक फूड केवल पिज्जा और बर्गर या वो चीजें जिनको हम ज्यादातर जंक फूड कहते हैं, उसके अलावा जो इंडियन जंक फूड है, समोसा है, नमकीन है, इमरती है जिसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा है, वो भी हमारे सारे जंक फूड में आते हैं। जो कचौड़ी है उसको बार बार तल के हम लोग देते हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू तो नहीं है लेकिन खाने के बाद में अंदर बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी सूजन पैदा करने वाले तत्व मौजूद होते हैं। इन डाइट को हम लोग इन्फ्लेमेटरी डाइट कहते हैं, यानी कि वो जंक फूड होते हैं, उनका
इस्तेमाल कम से कम करें या ना करें। धूम्रपान जो कि स्मोक है वो केवल आपकी लोकल इम्यूनिटी, जो सांस के तंत्र की इम्यूनिटी है, ना ही केवल उसको खराब करता है, उसमें कार्सिनोजन है। आजकल नो टोबैको वीक चल रहा है, जिसमें हम लोग अवेयर कर रहे हैं कि टोबैको का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इंडिया में जितने वैरायटी ऑफ टोबैको, इंडिया में डिफरेंट पे खैनी हो, स्मोक हो, बीड़ी हो, हुक्का हो, इतनी वैरायटी शायद दुनिया में और कहीं नहीं होती। तो टोबैको का इस्तेमाल, एक्सेसिव अल्कोहल का इस्तेमाल, डाइट का थोड़ा सा सेवन और एक प्रॉपर एक्सरसाइज, दूसरा स्तंभ जो है वो इम्यूनिटी के लिए प्रॉपर एक्सरसाइज। 1 घंटा अपनी बॉडी को जरूर दें, 24 घंटे में 1 घंटा, जो आपके लिए एक्सरसाइज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खुले में एक्सरसाइज करें, योगा करें, आप जिम जाएं, कुछ भी करें, लेकिन कम से कम 1 घंटा अपने आप एक्सरसाइज करें। मस्तिष्क को शांत रखना वो भी एक बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा टेंशन ना करें, योगा या कंसंट्रेट करके अननेसेसरी टेंशन ना करें, उसको अपने आप को कंट्रोल करें। उसके अलावा डाइट और इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो नींद। 8 घंटे की एडल्ट की नींद, जो छोटे बच्चे हैं उनकी हमेशा ज्यादा नींद की आवश्यकता होती है, इन्फेंट होते हैं 12-16 घंटे तक की नींद की जरूरत होती है। अदरवाइज 6 से 8 घंटे, कम से कम 7 से 8 घंटे एडल्ट को नींद की जरूरत होती है। बुजुर्ग को भी उतनी घंटे की नींद की जरूरत होती है। ये जरूरी है कि वो रात की नींद हो। ऐसा नहीं कि 6 घंटे हमने 4 घंटे रात को घर करा और 2 घंटे हमने दिन में करा, कोई ये बैंक का अकाउंट नहीं है कि उसको हम जोड़ सकें। अक्सर हम लोगों ने देखा होगा कि जब वीक एंड में जाकर के हम लोग अपनी नींद पूरी करते हैं, वो भी गलत है। डे की डे हम लोग नींद अपनी पूरी करें, जिससे आपकी इम्यूनिटी डेवलप होती है, बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और इन्फेक्शन किल करने के लिए एंटीबॉडी ज्यादा बढ़ती है। तो ये 2-3-4 चीजें हैं, अगर हम कर लेते हैं तो शायद हम इन्फेक्शन को अवॉइड कर सकें। जो इन्फेक्टेड लोग हैं, जो कि हमने बताया, अपने आप को आइसोलेट करके मास्क का उपयोग करें। डरने की जरूरत नहीं है। एक जमाने पे हम लोगों ने लॉकडाउन करा था, उससे लोगों को नहीं केवल इन्फेक्शन की वजह से बल्कि उनको जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई थी वो एक अलग चीज है। बहुत अगर हम लोग फॉलो करें तो इससे इसका बहुत फर्क पड़ता है। तो थोड़ी सी प्रिकॉशन, अपने आप को सेफ रखें, अपने आसपास घर वालों को सेफ रखें और हेल्दी बने रहें। जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।